Greetings everyone, welcome to Commerce classes, and today we'll be understanding allocation of expenses with common purchases. Like अब तक हमने क्या किया है कि expenses की allocation समझी है. We have different type of expenses जिसमें आपका rent आ जाता है, salary आ जाता है, employees welfare expenses हैं, depreciation है. So we have suitable basis कि उनको allocate कर दे among different departments. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं common purchases की. That is we are talking about the departments which are independent. Departments आपके अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब उनमें आपस में कोई ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो स्टॉक है, बिकॉज ईच डिपार्टमेंट नीड्स स्टॉक, तो उनका स्टॉक कॉमन है. तो आप इकट्ठे स्टॉक्स परचेज करते हो और उस स्टॉक को आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिस्प्ले कर देते हो और वहाँ पर आपको उनको वैल्यू करना पड़ेगा कि परचेजेस जो आपने की, जो कॉमन स्टॉक आपने ख़रीदा, जो परचेजेस हैं आपकी, ये आपकी किस डिपार्टमेंट से कितनी बिलोंग करती हैं. बिकॉज जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओगे तो आपको सबकी अपनी अपनी परचेजेस लिखनी होंगी. समझ रहे हो? जैसे मान लो आपके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज़ आप 3 डिफरेंट टायर ऑफ कंज्यूमर्स को केटर करते हो. सो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आपके ऑलमोस्ट सिमिलर हों, लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी पैकिंग अलग करके आप डिफरेंट कस्टमर्स को दे देते हो. जैसे कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ आपके बेसिक गुड्स हैं और कुछ इसमें नेसेसिटीज़ और भी हो सकती हैं, मे बी सम अदर प्रोडक्ट्स. तो डिफरेंट आपने जो है कंज्यूमर्स आपने स्प्लिट कर लिए कि भाई लग्जरी वाला जो है वो इस डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा, बेसिक गुड्स का जो नीड्स हैं उनके लिए थर्ड डिपार्टमेंट में जाएगा, और एक आपने कुछ मिडवे आपने अप्रोच रख ली मिडिल क्लास की. ठीक है, तो कई प्रोडक्ट्स तो स्पेसिफिक होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप उनकी पैकिंग, उनकी प्रेजेंटेशन अलग कर देते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप उनका प्राइस भी चार्ज करते हो. सो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो स्टॉक है, जो परचेजेज हैं, वो कॉमन हो रही हैं. एक ही परचेज है, पैकिंग अलग अलग करके आप इनको तीनों तरफ डाल देते हो. तो अब जो आपने परचेजेस मान लो 1 लाख की, तो इनमें से कितना इस यहाँ पहले में गया, कितना दूसरे में, कितना तीसरे में, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब हमें परचेजेस जो हैं वो टोटल दे रखी हैं, उसको स्प्लिट करना है. सिमिलरली इसमें हो सकता है कि हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें यूनिट्स में दे रखा हो और उसको भी हमें वैल्यू करना पड़ेगा. ऑल राइट, सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे स्टॉक्स कॉमन होते हैं. अगेन हमारा क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी सेम विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास. हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक होती है स्टॉक की इंफॉर्मेशन, आई नाउ से कलेक्टिवली, कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सारी स्टॉक की इंफॉर्मेशन होगी. दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट. तो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बना के ग्रॉस प्रॉफिट को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हमें स्टॉक की इन्फॉर्मेशन सॉल्व करनी है, इट मीन्स हमने कुछ ग्रॉस प्रॉफिट का रेट एक प्री डिसाइडेड है. सो यहाँ पर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन होगा और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन फिर हम कैलकुलेट. सो लेट अस से ABC लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट A, B एंड C. ठीक है, यू हैव देयर ओपनिंग स्टॉक एज गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कि A डिपार्टमेंट्स के पास 150 यूनिट्स थे, B के पास 200 यूनिट्स हैं और C के पास है 125 यूनिट्स. देन ड्यूरिंग द ईयर यू परचेज्ड stocks for these 3 departments. Maybe you purchased 1500 units, you purchased 5000 units and 2500 units. ठीक है, यूनिट्स में ही है. At a total cost price of, say we are given 3,39,500. तो ये मान लो परचेजेज हैं, हमें यूनिट्स तो पता है किसको कितने दिए, पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है. ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं सेल्स पर. तो सेल्स भी मान लो हमें दे रखी हैं 1400 यूनिट्स, से एट अ प्राइस ऑफ 40, 5100 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ से 50, and 2600 units at a price of say 70, 40, 50 and 70. Okay, now we are given say their indirect expenses are, क्योंकि cost allocation is important part of this. ठीक है, इतनी है to be divided in say
सेल्स रेशो, टर्नओवर की रेशो, तो सेल्स के अमाउंट की रेशो लेते हैं, ठीक है, यूनिट्स नहीं कहा. सेकेंडली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, से इट इज़ गिवन से 9,000 इज़ टू बी स्प्लिट इक्वली, आपने इक्वली बांटना है. सो एक्सपेंसेस भी दे दिए, ये दो हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल सॉल्व करोगे रेशो ले लोगे. डेप्रिसिएशन जो है ये इक्वली बांटना है, तो तीनों डिपार्टमेंट्स में 3,000 3,000 3,000. अब हमें अगर इसमें अकाउंट्स बनाने हैं, दैट मीन्स हमें स्टॉक जो है, क्योंकि ये यूनिट्स में है, परचेजेस भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, एवरीथिंग इज़ इन यूनिट टर्म्स. फिर क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है. तो अगर हमें स्टॉक्स सॉल्व करने हैं तो हमें जीपी बताया होना चाहिए, ठीक है. तो अब हमें क्या दे दिया है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, आप अकाउंट्स बनाओ एज्यूमिंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम. अलग अलग भी दे सकते थे, ठीक है, बट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम फॉर ईच. तो हर एक का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है वो सेम है. लेकिन अब ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमें सेल प्राइस तो दे दिया लेकिन रेट तो नहीं दिया. अगर वो रेट बता दें, मान लो रेट बता दिया, से रेट इज़ 20%, 30% एंड 40%, तो इसका मतलब इस 40 रुपीज़ में से 20%, दैट इज़ 8 रुपीज़ प्रॉफिट है और 32 रुपीज़ कॉस्ट है. तो हम ये सब कॉस्ट पे ले लेंगे, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेंगे, कॉस्ट पे आ जाएगा. इसमें मान लो 30% दे दिया, तो आप सॉल्व कर सकते हो. 50 रुपीज़ का 30% जो है वो 15 रुपीज़ है. सो 15 रुपीज़ अगर प्रॉफिट है तो 35 रुपीज़ कॉस्ट है, कॉस्ट आ जाएगी. लेकिन अब यहाँ क्या दे रखा है, रेट दे रखा है हमें कि ये सेम है सबके लिए. इट मीन्स हमें रेट भी सॉल्व करना है. अब अगर रेट सेम है सबके लिए, इट मीन्स कि ओवरऑल कंपनी के लिए सेम रेट हो गया ना, पूरी सेल पर ही. अगर पहले कैटेगरी में 30%, दूसरे पे भी 30, तीसरे पे भी 30% है, इट मीन्स ओवरऑल भी तो 30% रेट हुआ ना. तो अब हमें ये जो रेट है ये सॉल्व करना है, क्योंकि ये सबके लिए सेम है, इट मीन्स पूरी कंपनी के लिए रेट ऑफ जीपी इज़ गोइंग टू बी सेम. तो अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमें ये सेल दे रखी है लेकिन हमें इसकी कॉस्ट नहीं दे रखी, क्योंकि हम इंडिविजुअली नहीं पता, ठीक है. अब यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी है, परचेज प्राइस दे रखा है ना, ये टोटल परचेज प्राइस दे रखा है, लेकिन इसकी सेल नहीं पता. तो दोनों में से कहीं तो हमें इन्फॉर्मेशन हो. अब सेल में से कॉस्ट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि रेट नहीं पता, बट इस वाली कॉस्ट की सेल प्राइस देख सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये इतने यूनिट्स की है, इसके यूनिट्स पता है, तो ऑब्वियसली हम इसकी सेल प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है. सो हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट. रेट सॉल्व करते हैं पहले, ए बी सी और टोटल में, क्योंकि रेट तो टोटल रहेगा ना, इंडिविजुअली तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअली प्राइस नहीं पता, ठीक है, हमें सेल पता है. सो ए प्रोडक्ट की हो गई 1400 यूनिट्स सेल. अच्छा 14 तो आपने सेल किया ना, लेकिन हमें जो परचेज प्राइस है वो तो इतने यूनिट्स का पता है ना, तो इन्हीं पे ही रेट सॉल्व करना पड़ेगा. तो आपका जो सेल है वो हो गई 1500 यूनिट्स. मतलब अगर हम जो यूनिट्स खरीद रहे हैं उन्हीं को अगर बेच दें तो 40 कितना हो गया, 60,000, ठीक है. और हम अगर इन्हीं यूनिट्स की सेल कर दें 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 2,50,000, और 2,500 की अगर हम सेल कर दें, ठीक है, तो हमारी जो टोटल सेल होगी, जो परचेजेस हमने किए हैं, जो हमने गुड्स खरीदे हैं, अगर हम इन्हीं को बेचने पे आ जाएंगे, हम इन्हीं को सेल करें, क्योंकि हमें कहीं और नहीं पता चल पा रहा, ठीक है ना, तो हमारी सेल कितनी हो जाएगी, 4,85,000 की. और इसकी प्राइस हमें पता है, इसका परचेज प्राइस हमें पता है, इसका परचेज प्राइस है 3,39,500. इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,45,500. दैट मीन्स रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया सेल पर, क्योंकि रेट जो है वो सेम होने वाला है ना, तो सेल पर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ गया 30%.
इट मीन्स चाहे आप ए डिपार्टमेंट में सेल कर रहे हो, बी में कर रहे हो, सी में कर रहे हो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 30%। सो अब इसी का यूज़ करेंगे हम, और हम सारे प्राइजेस, स्टॉक है, परचेजेस है, और क्लोजिंग स्टॉक भी हम मेजर कर लेंगे, सबका सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब किस तरह से कर सकते हैं कि 40 रुपीज़ अगर आपका सेल प्राइस है, ठीक है, सो फॉर डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। अब हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस अगर 40, 50 एंड 70 है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसे होगी, ग्रॉस प्रॉफिट है 30% पे, दैट मीन्स यहाँ पे 12 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 21 रुपीज़ हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 28, 35 एंड 49। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट प्राइस। तो अब आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब सॉल्व कर सकते हो। सो आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा, थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अब कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, परचेजेस हमें दे रखी हैं, तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई है इनकी, ये कॉस्ट प्राइस है ना। सो इफ़ वी नो द कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास स्टॉक की इंफॉर्मेशन ईजिली आ जाएगी। सो अब हम पहले क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस यूनिट्स सोल्ड, जो आपने यूनिट्स बेच दिए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है एक्स डिपार्टमेंट का कितना, देखो 150 यूनिट्स थे आपके पास, यू परचेज 1500, यू सोल्ड 1400, सो 250 यूनिट्स बच गए इस इक्वेशन से। वाई डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स बचेंगे आपके पास, 200 आपके पास हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, 200 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और उसमें से 5100 आपने सेल कर दिया, तो ये 100 यूनिट बच गए। और जेड डिपार्टमेंट में कितने बच गए, 125 प्लस 2500 माइनस 2600 की आपने सेल कर दी है, तो आपके पास कितने यूनिट्स बच गए हैं, 25 यूनिट्स। ठीक है ना, ये हो गया आपके स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन। सो अब जहाँ भी हमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, हम रेट क्या लेंगे, 28, 35, 49। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंट एक्स का सॉल्व करना चाहते हो, ओके, लेट अस डू दिस, से फॉर एक्स, फिर वाई और जेड में आप इसी तरह से फॉलो कर लोगे। सो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 150, परचेजेस है 1500, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 250। सो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस है 28। ठीक है ना। सो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो गई, तो आपका ओपनिंग स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो गई, 4200। ठीक है ना, ये हो गया 42,000, और यहाँ पर आ गया 7,000। भाई कॉस्ट है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो प्राइस के साथ। सेम वे से हम वाई जेड की वैल्यू भी सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वील बी कैलकुलेटिंग द स्टॉक्स। सो जब हमारी परचेजेस कॉमन है, कॉमन होने का मतलब है कि एक ही परचेज है हमारे पास सबके लिए इकट्ठी, तो उसे स्प्लिट कैसे करेंगे, हमें जो रेशो दे रखी है प्रॉफिट की उसको यूज़ करना है। तो क्योंकि यहाँ पे रेशो भी नहीं दे रखी थी, तो हमने पहले रेशो सॉल्व किए। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि हम एक्चुअल सेल से रेशो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग दिस, इसको यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट हमें पता ही नहीं है, हमें तो कॉस्ट इतने यूनिट्स की पता है, तो हम ये मान लेंगे कि अगर इन्हीं को बेच देते तो हमारा प्रॉफिट का रेट कितना होता है, क्योंकि वो सेम होने वाला है, तो इन्हीं को सेल कर दो। इसकी सेल 40 रुपीज़ पे, बी की 50 पे, सी की 70 पे सेल कर दी, तो टोटल सेल प्राइस पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 30%। तो अब इसको यूज़ करके सबकी कॉस्ट निकाल ली। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, वो तो रहना ही है ना हर एक केस में। सो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला एक्सपेंस क्या है हमारा, 9860 इन सेल्स रेशो, तो आप सेल्स की रेशो निकालो। तो यहाँ पर 1400 यूनिट्स, क्योंकि ये तो सेल एक्चुअल है ना, सो आ गया 5,60,000 इज टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56,000 सॉरी, और ये आ जाएगा 2,55,000 इज टू, यहाँ आ गया 2600 इंटू 70, सो 1,82,000। ठीक है ना, तो इनकी रेशो सॉल्व कर लो, 56 इज टू 255 इज टू 182, तो ये टोटल कितना बन गया हमारा,
493। ठीक है, तो इसमें हमने बांट दिया, तो अब हमारे इसके अमाउंट कितने आ जाएंगे, 1120। ठीक है, 5100 और सी का आ गया 3640। ये हमारा रेशो में बढ़ गया। ठीक है, 56/493, 255/493 एंड लाइकवाइज। ऑल राइट, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ 9000 is to be divided equally. So 3000, 3000, 3000. All right. So now we can work in the books of ABC Limited. Trading and P&L account for the year, कौन सा ईयर हमें दे रखा है, ईयर नहीं बता रखा, सो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ओके, अब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। सो यू विल बी मेकिंग 3 कॉलम्स फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स। ये हमने इसमें तीनों के कॉलम बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्टॉक की इंफॉर्मेशन कैसे लिखोगे, देखो, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। अच्छा, यहाँ भी मैंने XYZ यूज़ कर लिया था, डिपार्टमेंट्स तो ABC हैं। ठीक है, अब क्या होएगा, यहाँ पर आपके पास है ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक ए का कितना है, 150 यूनिट्स। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, ए का ओपनिंग स्टॉक है 150 यूनिट्स और इसका प्राइस कितना है, कॉस्ट पे लेते हैं ना, स्टॉक्स आर टेकन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट। तो कॉस्ट कितनी आई हुई है इसकी हमारी 28। सो ए डिपार्टमेंट के लिए अगर हम लिखें तो 150 इंटू 28। ये अगर हमने यहाँ ये शीट बना ली है तो इसको सीधे लिख सकते हैं। बी डिपार्टमेंट के लिए है 200 इंटू, बी की कॉस्ट थी 35। ठीक है ना, ये 4200 है ओपनिंग स्टॉक। सी डिपार्टमेंट का है 125 इंटू 49। ठीक है, तो ये आ गया 6125। इसी तरह से जब हम लिखेंगे परचेजेस, तो परचेजेस भी ए डिपार्टमेंट की 1500। अब हमें प्राइजेस सबके पता है, बी डिपार्टमेंट की 200 इंटू, अच्छा बी की परचेजेस कितनी है, सॉरी ये तो 15,000 है, बी की परचेजेस है 5000। ओके, 5000 इंटू 35। सी डिपार्टमेंट की परचेजेज हैं 2500 इंटू 49। ठीक है, तो इनकी परचेजेज आ गई 42,000। यहाँ पे ये आ जाएगा 1,75,000 और सी में आ जाएगा हमारा 1,22,500। अच्छा, अब दूसरी तरफ ले लेते हैं सेल्स। तो सेल्स भी हमारे पास इसी तरह से हैं, 1400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, ये सेल्स हैं। 5100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 2600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 70। तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है 56,000, 2,55,000 एंड 1,82,000। ठीक है, फिर आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमने अलग अलग सॉल्व कर लिए। कितना कितना, ए के हमारे पास थे 250 यूनिट्स, बी के 100 यूनिट्स थे, सी के 25 यूनिट्स थे। इन केस यू रिमेंबर, ये हमने कैलकुलेशन किया है ना, ये है क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सो क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। अब स्टॉक की वैल्यूएशन जो है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास 7,3500 और ये आ जाएगा 1,225। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसके टोटल्स कर दो और ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व कर दो। ओके, सो 63,000 6,800 16,800। ओके, यहाँ पर आ गया 2,58,500 एंड आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 500, 76,500 और 1,83,225 है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 54,600। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
अब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा फोकस किस पे था, हमारा फोकस था वैल्यूएशन ऑफ परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एट्सेट्रा पे। ठीक है, तो अब एक्सपेंसेस हमने किया ही हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रीसिएशन, तो इनको सॉल्व कर दो। 1120, 50, 100 एंड 3640, और 3000 डेप्रीसिएशन। ओके, सो अब आपको नेट प्रॉफिट सॉल्व करना आता है, टोटल्स कर दो। सो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 16,800 है ना, सो ये आ गया आपका 11,880, दोनों साइड का डिफरेंस 76,500, 68,400, और थर्ड डिपार्टमेंट में कितना आ जाएगा 960, ठीक है ना, और 47,960। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें सॉल्व कर ली वैल्यूज़। सो आई होप ये कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एंड परचेजेज इज क्लियर टू यू। जब हमें परचेजेज स्प्लिट करनी होती हैं तो हमें फिर कॉस्ट के लिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अगर हमें रेट गिवन होता तो हमारा क्वेश्चन फेयरली इजी हो जाता, उस रेट को आप यूज़ करके ये सीधे कॉस्ट निकालते। मतलब ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ की है ना, ये वाली कैलकुलेशन, अगर रेट गिवन होता तो हम सीधे प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट प्राइस निकाल देते, और उस कॉस्ट पर, उसी कॉस्ट को बेस लेके ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सब लिख लेते। यहाँ पर रेट क्या था, सेम दे रखा है पर अमाउंट नहीं दे रखा, सो हमें फिर रेट निकालना था। अब रेट निकालने में भी ट्विस्ट है। नॉर्मली मिस्टेक क्या कर देते हैं बच्चे कि सेल जो दे रखी है ना, इसमें से परचेज माइनस करते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट तो उन यूनिट्स पे निकलेगा ना जो आपकी परचेज और सेल सेम होगा, तभी तो रेशो निकलेगी। तो इन यूनिट्स की कॉस्ट हमें नहीं पता, तो इसको सेल नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि इन सारे यूनिट्स का प्राइस 3,39,500, इनका प्राइस हमें पता है। तो अगर हम इसकी सेल लेके इस प्राइस से कंपेयर करें तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो सेल इसकी लेनी है रेट की कैलकुलेशन के लिए, बाकी तो आपकी जो एक्चुअल सेल है उसी से वर्किंग होगी। सो आई होप दिस calculation of common purchases, splitting of common purchases among the departments is clear to you. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.